सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम ज़ोरदार जा रही होगी। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं हमारे इस खूबसूरत से चैनल फील ऑफ फिज़िक्स में। तो अभी हम पढ़ रहे थे क्या? अभी हम पढ़ रहे थे हमारा प्यारा सा चैप्टर हीट एंड एनर्जी, और आज है उसका लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे क्या? तो लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम क्या होता है, फूड चेन क्या होती है, और हम पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो क्या होती है। और लास्ट में हम देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉज हैं उनका क्या एप्लीकेशन होता है इस एनर्जी फ्लो में। तो एकदम बहुत बढ़िया सा चैप्टर, बढ़िया सा लेक्चर होगा आज। और उम्मीद है कि पहले के 2 लेक्चर जो हैं वो देख के आए होंगे, तभी यहाँ पे और ज़्यादा फील आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर हमारे पहले टॉपिक से, जो कि है एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। तो देखो, इस टॉपिक पे जाने से पहले हम पढ़ते हैं कि भाई इस नाम का मतलब क्या है। एनर्जी फ्लो का मतलब क्या है? एनर्जी फ्लो का ये मतलब है कि अगर एनर्जी किसी ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फ़्लो कर रही है, उस चीज़ को हम सिंपल भाषा में क्या कहेंगे? एनर्जी फ़्लो कहेंगे। फिर दूसरा शब्द आता है कि आखिर ये इकोसिस्टम क्या है। तो देखो, इकोसिस्टम ना 2 चीज़ों से बना होता है। ये एक यूनिट होती है जो कि 2 चीज़ों से बनी होती है। पहला बायोटिक, अब बायोटिक भाई नाम से ही लग रहा होगा लिविंग, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है एबायोटिक। एबायोटिक जिसका मतलब नाम से ही वही दिख रहा है कि जिसका मतलब होता है नॉन लिविंग। इतना समझ में आया? मतलब मान लो हमने कोई सराउंडिंग लिया, अब उसमें बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं और नॉन लिविंग चीज़ें भी हैं। तो इस पूरे के पूरे एरिया को हम क्या कह देंगे? हम कह देंगे कि यह है हमारा एक इकोसिस्टम। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। वैसे इसको डिटेल में और बायो में पढ़ते हैं। तो आज का लेक्चर वैसे भी बहुत ज़्यादा हद तक बायोलॉजी से रिलेटेड होगा, तो ये सब चीज़ें शायद से बायो में पढ़ी हों कि इकोसिस्टम क्या होता है। सिंपल भाषा में मैंने कह दिया कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स दोनों को हम मिलके क्या कहते हैं? हम कहते हैं इकोसिस्टम। तो देखो, डेफिनेशन इसकी देख लें। यूनिट, एक यूनिट होती है जो कि किससे बनी होती है? बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक मतलब लिविंग। अब लिविंग में क्या आता है? प्लांट्स आते हैं जिसको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, कंज्यूमर्स मतलब एनिमल्स वगैरह, और डिकम्पोजर्स मतलब बैक्टीरिया, ये सब कुछ। और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, उसमें क्या क्या आ जाता है? लाइट, हीट, रेन, ह्यूमिडिटी, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो इस सब के हम मिक्सचर को क्या कहते हैं? मतलब इन दोनों को मिला के, पहला बायोटिक को मिला के और दूसरा एबायोटिक को मिला के हम साथ में क्या कहेंगे? हम कहेंगे हमारा इकोसिस्टम। ठीक है, ये चीज़ आ गई समझ में। अब एक चीज़ पढ़ते हैं कि आखिर हमारे ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं। हाउ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट, कि आखिर हम, जैसे हम अपना एग्जांपल ले लें, तो हम आखिर एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं दुनिया में। हम जो भी काम कर रहे हैं, हमारे पास वो काम करने की एनर्जी कहाँ से आ रही है। तो हम ना एक सिंपल फंडे से एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है एनर्जी फ्लो। उसका नाम क्या होता है? एनर्जी फ्लो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मान लेता हूँ कि ये है हमारे पास कुछ प्लांट, ठीक है। ग्रीन से मैंने प्लांट बना लिया। अब इस प्लांट को मैंने मान लो कहा कि एक इंसेक्ट ने खाया। एक कोई भी इंसेक्ट था, जैसे ग्रास हॉपर ही था, तो इसने इस प्लांट को खाया। तो हुआ क्या? फिर इस इंसेक्ट को कौन खाएगा? फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेता हूँ किसने खाया? फ्रॉग ने खाया, ठीक है। अब इस फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक खाता है ना फ्रॉग, देखा होगा कभी कि स्नेक खा रहा है किसको? मेंढक को, फ्रॉग को। हाँ कोई व्यूअर तो नहीं खाता ना, कि कोई वीडियो देख रहा हो ये वाली। हाँ, कोई इंसान तो नहीं खाता ना तुम लोग में से? पता चल रहा मेंढक खा रहे हैं डिनर में, ऐसा तो नहीं है ना कोई? हाँ, तब ठीक है। तो ठीक है, स्नेक को कौन खाता है? स्नेक को भाई खा जाता है हॉक। हाँ, अब ये मत बोलना नहीं सर मैं मेंढक नहीं खाता, मैं तो पूरा सांप ही निगल जाता हूँ। तो ऐसी चीज़ें मत करा करो, ठीक है। तो अभी देखो हुआ क्या कि ये इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक, हॉक, तो ये आखिर अपनी लाइफ जी कैसे रहे हैं? इनके पास एनर्जी कहाँ से आ रही है? तो देखो, ये हॉक ने किसको खाया? स्नेक को। तो मतलब हॉक के पास जो भी एनर्जी है काम करने की, वो कहाँ से आई? स्नेक से। अब ये स्नेक के पास एनर्जी कहाँ से आई? फ्रॉग से। अब इस फ्रॉग के पास एनर्जी कहाँ से आई? इंसेक्ट के पास से। अब ये इंसेक्ट के पास से एनर्जी कहाँ से आई? भाई प्लांट में से आई। तो इसका मतलब क्या है?
अब बोले एनर्जी चाहिए क्यों? अब बोलो, अगर मैं तुमसे ही पूछूं कि तुम्हें एनर्जी क्यों चाहिए, भाई ऑब्वियस सी बात है, जो भी हम डेली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जैसे चलना, दौड़ना, बोलना या कुछ भी करना, या अंदर हमारे डाइजेशन होता है, हम सांस ले रहे हैं, उस चीज़ में भी सब में एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। तो अब बोले कि एनर्जी आखिर आ कहाँ से रही है? तो हम जो भी फूड खा रहे हैं वहाँ से हमारे पास एनर्जी आ रही है। तो इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो क्या है, क्या डायरेक्शन प्लांट से इंसेक्ट, इंसेक्ट से फ्रॉग, फिर स्नेक, फिर हॉक, ऐसे जा रही है? तो क्या फ्लो ऑफ एनर्जी कुछ ऐसी है, एनर्जी की डायरेक्शन? तो ऐसे ही जब एनर्जी फ्लो करती है ना एक फूड चेन में या एक ऐसे इकोसिस्टम में, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एनर्जी फ्लो। ये चीज़ आ गई समझ में कि एनर्जी फ्लो कर रही है। पहले प्लांट में थी एनर्जी, फिर वो एनर्जी इंसेक्ट में गई, जब इंसेक्ट ने प्लांट को खाया, फिर वही एनर्जी फ्रॉग में गई, फिर वही एनर्जी स्नेक में गई, और लास्ट में वो कहाँ आ गई, हॉक पे आ गई। बिल्कुल, एकदम बढ़िया। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया कि प्लांट से एनर्जी आगे गई, पर क्या एक ये भी तो सवाल बनेगा कि प्लांट के पास आखिर एनर्जी कहाँ से आई? तो होता क्या है, तो प्लांट, ये हमें तो ये चीज़ पता ही है कि प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। अब फोटोसिंथेसिस करने के लिए उसके पास ये एनर्जी कहाँ से आती है? उसके पास से एनर्जी आती है सन से, मतलब सूरज से। तो होता क्या है कि सन की यहाँ से कुछ रेज निकली एनर्जी की फॉर्म में, वो प्लांट ने एब्जॉर्ब कर ली। अब वो जब प्लांट ने एब्जॉर्ब करी तो उसने कुछ खाना वगैरह बनाया फोटोसिंथेसिस से, बेसिक चीज़ें पता है ना। तो इसने कुछ खाना वगैरह बनाया, तो अब ये खाने में से इसने कुछ एनर्जी तो यूज़ कर ली, और बाकी की कहाँ दे दी, इंसेक्ट को दे दी। फिर इंसेक्ट ने थोड़ी सी यूज़ करी, बाकी फ्रॉग को दे दी, फिर दे दी इसने स्नेक को, और स्नेक ने दे दी हॉक को। मतलब हुआ क्या, कुल मिला के एनर्जी हमारी ऐसे फ्लो करी। पर अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा हुआ, वो हुआ सन। क्योंकि एनर्जी कुल मिलाकर आ कहाँ से रही है, सन से आ रही है। क्योंकि अगर सन ही ना होता तो क्या प्लांट के पास कभी आ पाती? तो इसका मतलब मैं सन को क्या बोल सकता हूँ, सन को मैं एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बोल सकता हूँ। तो मैं क्या कहूँगा, सन को एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब हमारे उसमें जहाँ पे जितनी भी एनर्जी आ रही है वो कुल मिला के किससे आ रही है, सन से। सन से ही आ रही है ना। अगर सन ही नहीं होता तो प्लांट पे भी नहीं आ पाती, और अगर प्लांट पे ही नहीं आती तो क्या वो आगे बढ़ पाती कभी एनर्जी? कभी भी नहीं। इतना आ गया समझ में? आगे चलें, चलो। तो देखो, अब हमने ये तो जान लिया कि सन क्या होता है, हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। पर अब इस सन से एनर्जी आती कैसे है, ये देखते हैं। मान लो ये है हमारा क्या, ये है हमारा सन, और मैं मान लो यहाँ पे बना लेता हूँ क्या, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ अपनी अर्थ, हमारी प्यारी पृथ्वी। ठीक है, तो अब होता क्या है कि सन से यहाँ पे अर्थ की तरफ रेज आती हैं। अब इन रेज में क्या होती है, इन रेज में होती है एनर्जी, जिसकी वजह से आगे और चीज़ों को एनर्जी मिल पाती है। तो अब होता क्या है कि हमें एक चीज़ पता है कि अर्थ के आसपास क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है। मान लो ये ब्लू कलर का हमारा क्या है, अर्थ का है एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जब ये वाली रेस आ रही होती है ना, ये रेड वाली रेस आ रही होती है ना, मतलब जब एनर्जी आ रही होती है, तो होता क्या है कि 56 से अराउंड 60% लगभग इतनी एनर्जी कहाँ एब्जॉर्ब हो जाती है, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में। मतलब इतनी एनर्जी एक टाइप से मान लो कि हमारी वेस्ट हो जाती है। इतना आ गया। अब देखो, 56% से 60% तक तो एनर्जी गई हमारी एटमॉस्फेयर में चली गई। तो जो बाकी बची हुई एनर्जी जाती है ना, वो आती है हमारी और अंदर, एटमॉस्फेयर से अंदर। ठीक है, अब बाकी बची हुई एनर्जी से क्या होता है, जैसे हमने एक चीज़ देखी होगी, गर्मियों के टाइम में अगर हम किसी वाटर बॉडी के आगे जाएं, या हम ऐसी ज़मीन पे भी खड़े हों, तो वो ज़मीन एकदम गर्म होती है, और पानी भी एकदम गर्म हो जाता है, फिर चाहे वो कोई नदी हो, तालाब हो, कुछ भी हो। तो होता क्या है कि वो किससे गर्म हो रहा है, सन की वजह से गर्म हो रहा है, धूप की वजह से गर्म हो रहा है ना। तो होता क्या है कि ये जो बाकी की एनर्जी आई ना यहाँ पे, जो बच गई थी, उसमें से क्या होता है, जो 10% होती है ना, 10% वो क्या करती है, आसपास के सराउंडिंग्स को हीटअप करती है। मतलब जैसे लैंड, वाटर, इन सबको क्या करती है, वो गर्म कर देती है। तो बाकी 10% इसमें यूज़ हो जाती है। मतलब 56 से 60% किस में वेस्ट हो गई, एटमॉस्फेयर में, और बाकी 10% किस में चली गई,
गर्म करने में, किसको, लैंड को, वाटर को, इस चीज़ को हीट करने के लिए चली गई। अब होता क्या है कि सिर्फ 8% एनर्जी, सिर्फ 8% एनर्जी किस पे जाती है, सिर्फ 8% एनर्जी मिलती है प्लांट्स को, सिर्फ 8% एनर्जी मिल पाती है प्लांट्स को। पर होता क्या है, इसको मैं, चलो वाइट बैकग्राउंड ही ठीक है, कोई बात नहीं। तो जैसे ये मान लो हमारा एक प्लांट है, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर ये हमारा प्लांट है, उसके पास कितनी एनर्जी आई, उसके पास आई हमारी 8% एनर्जी। अब प्लांट क्या करता है कि इसमें से मैक्सिमम एनर्जी को एब्जॉर्ब तो कर लेता है, मैक्सिमम, येलो दिख नहीं रहा ना, रुक जाओ, पेन चेंज कर देता हूँ, कौन सा कलर रखूँ, ये ठीक है, हाँ। तो होता क्या है, इसमें से एनर्जी जो होती है उसको तो एब्जॉर्ब कर लेता है, मोस्ट ऑफ द एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, पर इतनी यूज़ नहीं करता। मतलब अपने पास रख तो लेता है वो इतनी एनर्जी, पर इतनी वो एनर्जी यूज़ नहीं कर पाता। बोले कितनी यूज़ करता है, सिर्फ और सिर्फ 0.02% ऑफ एब्जॉर्ब एनर्जी। ऑफ एब्जॉर्ब एनर्जी का मतलब क्या है कि एब्जॉर्ब कितनी हुई थी, 8%। तो ये 0.02% किसका है, 0.02% ऑफ दिस 8% है। मतलब ये वाले 8% की बात कर रहा हूँ जो एब्जॉर्ब हुई थी, टोटल एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ जो सन से आई थी। ये जो 0.02% है ना, ये उसका परसेंट नहीं है जो सन से आया था, ये उसका परसेंट है, उस 8% एनर्जी का परसेंट है जो कि हमने क्या किया था, एब्जॉर्ब किया था, जो कि प्लांट्स ने। तो इतनी एनर्जी ही एक प्लांट क्या करता है, इतनी ही एनर्जी एक प्लांट एब्जॉर्ब करता है। और ये किस में काम आता है, अब बोले सॉरी, एनर्जी तो मोस्ट ऑफ दी 8% पूरी की पूरी एब्जॉर्ब कर लेगा, पर ये जो 0.02 है ना, इतनी ही एनर्जी वो यूज़ करता है किसके लिए। अब बोले प्लांट को एनर्जी क्यों चाहिए होती है, प्लांट को लाइट क्यों चाहिए होती है, ऑब्वियस सी बात है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। फोटोसिंथेसिस ही करता है ना, जिससे वो अपना खाना वगैरह बनाता है, एनर्जी बनाता है आगे की। तो मतलब हुआ क्या, देखो, सन से आई रेडिएशंस, सन से आई कुछ रेडिएशंस, अराउंड 56 से 60% कहाँ वेस्ट हो गई, हमारे इस एटमॉस्फेयर में वेस्ट हो गई। जो बाकी की कुछ रेडिएशंस बची, जो यहाँ पे कुछ बची, तो हुआ क्या कि 56 से 60% एनर्जी तो एब्जॉर्ब हो गई एटमॉस्फेयर में। अब जो बाकी बची, बाकी जो अर्थ तक पहुँच पाई, उसमें से क्या हुआ, 10% एनर्जी और वेस्ट हो गई, क्या करने में, लैंड वाटर इन सबको गर्म करने में। अब बाकी जो कुछ भी एनर्जी बची थी ना, उसमें से 8% किसने यूज़ कर ली, प्लांट्स ने एब्जॉर्ब कर ली। अब प्लांट्स को कितनी मिली, 8% मिली। तो प्लांट्स ने क्या किया कि पूरी की पूरी एब्जॉर्ब कर ली, कि नहीं हम तो सारी की सारी एब्जॉर्ब कर लेंगे, पर उस एब्जॉर्ब का भी कितना यूज़ करा, सिर्फ 0.02%। मतलब एब्जॉर्ब तो सारी करी, पर यूज़ बहुत ही कम पार्ट करा। अब उस यूज़ करके भी प्लांट्स क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, वे खाना बनाएंगे, जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो अब प्लांट्स जब खाना बनाते हैं, वो खुद ही अपना खाना बनाते हैं, तो इसलिए हम प्लांट्स का एक और नाम होता है क्या, प्रोड्यूसर। हाँ, ये फिल्म वाला प्रोड्यूसर नहीं है, ये प्लांट्स वाला प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर का मतलब कि वो खाना बनाता है अपना खुद, ठीक है। अब ये बोलोगे कि नहीं हम भी तो खाना खुद बनाते हैं, वही मम्मी बनाती है किचन में। तो अब चावल वगैरह खुद थोड़ी बनते हैं, तो वो तो पहले से आते हैं ना, उनको फिर हम पकाते हैं, हम खाना बनाते नहीं, हम खाना पकाते हैं। पर प्लांट्स क्या होता है, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। डिफरेंस आ गया समझ में, आगे बढ़ें। चलो, तो ये पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए कि 56 से 60% एनर्जी कहाँ एब्जॉर्ब हो गई, एटमॉस्फेयर में। 10% ने क्या किया, हीटअप कर दिया वाटर एंड लैंड को। 8% क्या हुआ, प्लांट्स के ऊपर आया। और जो 0.02% है ना, किसका, टोटल एनर्जी का नहीं, सिर्फ एब्जॉर्ब एनर्जी का, मतलब सिर्फ इसी 8% एनर्जी का, वो किस में यूज़ हो गया, फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। अब आते हैं फूड चेन। तो फूड चेन समझने से पहले ये देखो, हमें एक चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि हमारे जो भी प्लांट्स होते हैं, या तो प्लांट्स या तो कुछ कुछ हमारे बैक्टीरियाज भी। तो प्लांट्स और बैक्टीरियाज क्या करते हैं, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इन दोनों को हम कहते हैं प्रोड्यूसर। बोले प्रोड्यूसर क्यों, फिल्म बनाते हैं, नहीं, प्रोड्यूसर इसलिए क्योंकि अपना खाना खुद बनाते हैं, क्योंकि अपना खाना खुद बनाते हैं। अब इन्होंने खाना बनाया, तो इनको और कौन खाता है, मतलब जिसने प्लांट्स को खाया उसने प्लांट्स को कंज्यूम करा। और सबसे पहले जो प्लांट्स को कंज्यूम करेगा उसको हम कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। क्या कहेंगे हम, प्राइमरी कंज्यूमर। और फिर जो इस प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ यहाँ पे कोई प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट को खाया किसने, इंसेक्ट ने खाया। तो इस इंसेक्ट को मैं क्या कहूँगा,
इस इंसेक्ट को मैं क्या कहूँगा, प्राइमरी कंज्यूमर। अब मान लो एक फ्रॉग ने क्या करा, एक फ्रॉग ने खाया किसको, इंसेक्ट को खा लिया, तो मैं उस फ्रॉग को क्या कहूँगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी क्यों, क्योंकि प्राइमरी तो पहले आ गया, और जो प्राइमरी को खा रहा है मतलब दूसरे नंबर पे खा रहा है, तो मैंने उसको बोल दिया सेकेंडरी। सेकेंडरी को ऐसे डिनोट करते हैं 2 और फिर डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद हो सकता है कोई स्नेक आ जाए, वो फ्रॉग को खा ले, तो स्नेक को मैं क्या बोलूँगा, वैसी टर्शरी। इसको हम क्या बोलते हैं, 3 डिग्री मतलब टर्शरी। और उसने कंज्यूम करा तो मैं कंज्यूमर बोल दूँगा। तो ऐसी ये साइकिल आगे बढ़ती जाती है। तो अब जैसे हम यहाँ पे पढ़ते हैं, तो सबसे पहले तो हमारे पास देखो ये सन है, वहाँ से एनर्जी आई, और उसके बाद ये देखो प्लांट्स हैं और बैक्टीरिया हैं, मतलब इन दोनों ने ही खाना प्रोड्यूस करा, इन दोनों ने ही कुछ ना कुछ एनर्जी बनाई, खाना प्रोड्यूस करा अपने अंदर। तो उसके बाद इसको किसने खाई, क्रिल ने। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है क्रिल का, जो कि क्या है, एक प्राइमरी कंज्यूमर है। अब क्रिल क्या होता है, क्रिल एक मच्छी होती है, ठीक है, मच्छी पता है ना, हाँ मच्छी। तो क्रिल क्या होती है, एक मच्छी होती है छोटी सी, और उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर कहेंगे। प्राइमरी क्यों कहेंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर के बाद जिसने पहली बार इसको खाया तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी। अब उसके बाद इस छोटी सी मच्छी को एक उससे थोड़ी सी बड़ी मच्छी ने खाई, भाई खाया, तो अब इसने दूसरे नंबर पे खाया, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर। अब उसके बाद क्या हुआ, इस छोटी सी मच्छी को कौन खा गया, भाई बड़ी मच्छी खा गई, ये दिख रही है बड़ी मच्छी, लार्ज फिश। अब लार्ज फिश ने क्या तीसरे नंबर पे खाया, बिल्कुल, तो हम इसको टर्शरी कंज्यूमर बोल देंगे। टर्शरी मतलब 3 डिग्री, ऐसे 3 डिग्री मतलब तीसरे नंबर पे, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। अब बड़ी मछली ने खा लिया किसको, छोटी मछली को, तो अब बड़ी मछली को कौन खाएगा, यहाँ पे आ गए मैन, मतलब हम ह्यूमंस। तो इस बड़ी मछली को कौन खाएगा, हम ह्यूमंस खाएंगे। इसका मतलब यहाँ तक तो हुआ था टर्शरी कंज्यूमर। अब इसके बाद मैन ने खाया, तो इस मैन को हम क्या बोलेंगे, इस मैन को हम बोलेंगे लास्ट कंज्यूमर। क्योंकि क्या कोई और चीज़ इंसान को खा रही है, नहीं, इंसान को तो आगे जाके कोई भी नहीं खा रहा, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे लास्ट कंज्यूमर, मतलब ये आखिर है, इसके बाद इसको कोई और नहीं खा रहा। पर वहीं यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, हीरोइन है, ठीक है, हीरोइन नहीं है, इसको हीरोइन मत समझना। तो ये है एक पंछी। अब ये पंछी क्या करता है, ये पंछी भी तो इसको खा सकता है, मतलब इसको क्या कर सकते हैं, मैन भी खा सकता है और ये पंछी भी खा सकती है। तो इस पंछी को भी हम क्या कहेंगे, चाहे मैन बोल लो या तो यहाँ पे एक और एग्जांपल लिख लो, हीरोइन, ये। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लास्ट कंज्यूमर। लास्ट कंज्यूमर मतलब यही लास्ट है, इसके बाद इसको कोई और नहीं खा रहा। इतना आ गया। जैसे हम एक और फूड चेन को काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं कि ये मान लो प्लांट है, ठीक है। अब फिर है, इसको किसने खाया, इंसेक्ट ने खाया, फिर इसको फ्रॉग ने खाया, फिर फ्रॉग को किसने खाया, सांप खा गया, और फिर सांप को किसने खाया, हॉक या ईगल, कोई भी आके इसको चबा गया, ठीक है। ये चीज़ें आ गई। तो अब देखो, अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, थोड़ा बहुत हम एनर्जी फ़्लो की तरफ आते हैं कि आखिर एनर्जी फ़्लो हमारी होती क्या है, जिसको हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि एनर्जी फ़्लो इन एन इकोसिस्टम वगैरह वगैरह। तो आखिर ये एनर्जी फ़्लो किस चिड़िया का नाम है, आओ ये देखते हैं। तो देखो, हमने एक चीज़ पढ़ी कि एक कुछ चीज़ें होती हैं प्रोड्यूसर्स, कुछ प्लांट्स वगैरह होते हैं प्रोड्यूसर्स। तो वो क्या करते हैं, ये प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, बिल्कुल, इतना लिख देता हूँ, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस करके वो क्या बनाते हैं, खाना तो बनाते हैं। जैसे प्लांट्स के केस में हमें पता है ग्लूकोज बनाते हैं। अब ग्लूकोज क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ग्लूकोज क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अच्छे से लिखता हूँ, हाँ, ग्लूकोज क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब बोले ऑर्गेनिक सब्सटेंस, देखो हमें ये चीज़ कहाँ से पता चली कि प्लांट ग्लूकोज बना रहे, हमने देखा कि प्लांट्स जैसे प्लांट ने फोटोसिंथेसिस कर लिया, तो हमने देखा कि इसके लीव्स वगैरह में ग्लूकोज के ट्रेसेस पाए गए। अब ऑब्वियस ही बात है ना, प्लांट अगर कुछ अपने लिए खाने के लिए बनाएगा तो ग्लूकोज या सुक्रोज ऐसी चीज़ें बनाएगा। अब राजमा चावल तो वो बनाएगा नहीं अपने लिए, तो प्लांट क्या बनाएगा अपने लिए, ग्लूकोज बनाएगा। बना लिया। तो होता क्या है, आखिर ये ग्लूकोज बनता कैसे, थोड़ा बहुत इस पे जाते हैं। तो प्लांट क्या करता है, जो सिंपलर कंपाउंड्स होते हैं ना, सिंपल कंपाउंड जैसे CO2 हो गया, H2O हो गया, इन सब को क्या करते हैं, ऐसे सिंपल कंपाउंड्स को बाइंड करते हैं, मतलब इन सब को जोड़ते हैं, बाइंड करते हैं, किसकी हेल्प से। अब भाई अगर हम दो चीज़ों को जोड़ रहे हैं तो हमें थोड़ी बहुत एनर्जी तो चाहिए होगी ना।
अब वो एनर्जी प्लांट के पास आती कहाँ से है? हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, किसकी वजह से आती है? सन की वजह से आती है, और उसको हम क्या कह सकते हैं? सोलर एनर्जी भी कह सकते हैं। बिल्कुल। तो जब सन से एनर्जी आई उसको हमने क्या कहा? सोलर एनर्जी। अब सोलर एनर्जी का यूज़ करके प्लांट ने क्या किया? सिंपल कंपाउंड जैसे CO2 या वाटर, उसको क्या किया? प्लांट्स ने बाइंड कर दिया, मतलब जोड़ दिया, और अपने लिए खाना बना दिया, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है। अब देखो, ये जो सिंपल कंपाउंड्स थे ना, सिंपल कंपाउंड्स, ये जो हमारे सिंपल कंपाउंड्स थे, उसको प्लांट ने क्या करा? बाइंड किया। अब जब बाइंड किया मतलब जोड़ा इनको, तो क्या वो छोटे छोटे पहले मॉलिक्यूल्स थे, फिर जब उनको जोड़ा तो वो बड़े मॉलिक्यूल्स बन गए। अगर हम किसी छोटी चीज़ को जोड़ेंगे तो वो बाद में जाके बड़ी बनेगी ना। तो वैसे ही अगर हमने सिंपल कंपाउंड्स को जोड़ा तो क्या वो आगे जाके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएंगे? कॉम्प्लेक्स मतलब बड़े कंपाउंड्स, ऐसा समझ लो। जैसे पहले CO2 को देखो, CO2 एक सिंपल सी चीज़ है, पर बाद में जब इसको जोड़ा गया तो वो क्या बना? ग्लूकोज बना, जिसको हम कहते हैं C6H12O6। तो क्या ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है? कॉम्प्लेक्स लग रहा है पहले से? हाँ, लग तो रहा है। तो देखो, इसने क्या किया? प्लांट ने एनर्जी पूरी सन से लेके एक सिंपल कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बना दिया। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मान लो अगर वो ग्लूकोज ही बना रहे, मतलब अपने लिए खाना बनाया, अब खाने से क्या एनर्जी मिलेगी? प्लांट को खाने से एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पे जो एनर्जी आती है ना हमारे पास, मतलब प्लांट ने जितना भी खाना बनाया उससे जितनी भी हमारे पास एनर्जी आती है, या जितना भी प्लांट खाना बनाता है ना, टोटल मिला के, अभी वेस्टेज की बात नहीं कर रहे हैं, टोटल जितना खाना बचा, सॉरी, टोटल जितना खाना बना, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, और प्राइमरी का मतलब होता है सबसे पहले। तो खाना कौन बनाता है सबसे पहले? प्लांट से बनाते हैं, उसके बाद ही आगे जाके और जाती है ना एनर्जी। तो सबसे पहले खाना कहाँ बन रहा है? प्लांट्स में बन रहा है, इसीलिए क्या कहा? प्राइमरी। और प्रोडक्शन का मतलब क्या है? कि खाना बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए तो ये तीन शब्द आए, ग्रॉस, प्राइमरी और प्रोडक्शन। इतना आ गया। अभी हम ग्रॉस की बात कर रहे हैं। ग्रॉस का मतलब क्या होता है? यहाँ लिख देता हूँ, टोटल। अभी कुछ भी वेस्टेज की बात नहीं कर रहे, कहाँ कुछ क्या वेस्ट हुआ, कुछ भी नहीं। अभी हम सिंपल पढ़ रहे हैं टोटल। तो देखो, प्राइमरी प्रोडक्शन का क्या है? अभी सिंपल, ना तो हम ग्रॉस की बात कर रहे हैं ना तो हम नेट की, हम सिंपल बात कर रहे हैं प्राइमरी प्रोडक्शन कि आखिर ये प्राइमरी प्रोडक्शन होता क्या है। तो जितना भी ऑर्गेनिक मैटर, जैसे प्लांट के केस में ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है ना, पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम। जैसे मान लो हमने कहा कि एक ये 1 मीटर स्क्वायर का क्या है? एरिया है। अब उसमें जितने भी प्लांट्स हैं ना, मान लो जितनी भी घास उगी हुई है, जितने भी प्लांट्स हैं, उन सबको मिला के जितना हमारे पास ग्लूकोज बना या ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना, एक कोई भी टाइम ले लेंगे, जैसे मान लेंगे कि एक दिन में कितना बना, तो कोई भी टाइम पीरियड हम ले सकते हैं। तो उस हिसाब से हम इस चीज़ को क्या कहेंगे? इस चीज़ को हम कहेंगे हमारी प्राइमरी प्रोडक्शन, कि पर यूनिट एरिया में, मतलब यूनिट एरिया में 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में कुछ टाइम में कितना ऑर्गेनिक मैटर यानी ग्लूकोज वगैरह बना, जिससे आगे एनर्जी आएगी। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रोडक्शन। तो होता क्या है? हमने एक चीज़ पढ़ी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, इसको मैं GPP लिख देता हूँ, ठीक है? GPP, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। पर जैसे अगर हम रियल लाइफ की बात करें, तो अगर हम पढ़ने बैठते हैं, क्या हम पूरा का पूरा टाइम पढ़ते हैं जितनी देर बैठे रहते हैं? नहीं, कुछ देर हम डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, इधर उधर मन भटक जाता है। तो क्या कभी भी 100% एफिशिएंसी होती है? नहीं, ऐसा तो नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है? कि कभी भी हमारे पास 100% एफिशिएंसी हो ही नहीं सकती, मतलब कहीं ना कहीं कुछ वेस्टेज होगा। बिल्कुल। तो देखो, प्लांट क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है, हमें ये चीज़ पता है। तो यहाँ में से जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है ना, GPP मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है ना, उसमें से कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है। किस चीज़ में? रेस्पिरेशन में। जब प्लांट रेस्पायर करता है ना, तो वहाँ से क्या होता है? कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है, निकल जाती है, हीट की फॉर्म में वगैरह वगैरह निकल जाती है, वेस्ट हो जाती है। तो अब कुछ ना कुछ वेस्ट हो गई, तो इसके बाद हमारे पास क्या बचता है? NPP। NPP मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। GPP हमारे पास थी कितनी? टोटल थी GPP, उसमें से कुछ वेस्ट हो गई, जिसको मैंने कहा R। R क्या है? रेस्पिरेटरी लॉसेस। अब ये चीज़ बुक में एग्जैक्ट नहीं दी हुई, पर घुमा फिरा के ये चीज़ कही है, ठीक है? तो अब बाद में क्या हुआ? R थोड़ी सी वेस्ट हो गई, उसके बाद क्या हुआ? हमारे पास NPP बची। अब NPP क्या है?
एनपीपी है हमारे पास नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। मतलब जो एनर्जी हमारे पास लेफ़्ट ओवर एनर्जी है ना, जो हमारे पास लेफ़्ट ओवर एनर्जी है उसको हम क्या कहेंगे, एनपीपी कहेंगे। मतलब हम नेट प्राइमरी प्रोडक्शन कहेंगे। जितनी भी एनर्जी हमारे पास लास्ट में बच गई, वेस्ट जहाँ होनी थी वो हो गई, अब उसके बाद हमारे पास जितनी एनर्जी बची हम उसको क्या कहेंगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। ये चीज़ आ गई। तो अब इसके बाद देखो आखिर एनपीपी काम आती कहाँ है। अब देखो अगर मैंने कहा कि मैंने तुम्हें 100 रुपये दिए, ठीक है, उससे पहले क्या हुआ, उसमें हुआ क्या कि तुमने 20 रुपये कहीं खर्च कर दिए। जैसे मान लो यहाँ रेस्पिरेशन में खर्च हो रही थी ना एनर्जी, मान लो 20 रुपये का तुम्हें कुछ बहुत ज़रूरी चाहिए था जो कि खरीद लिया। अब बचे कितने, 80 रुपये बचे, 80 रुपये बचे ना। अब मैंने कहा कि इस 80 रुपये से अपनी और ज़रूरतें पूरी करो, ठीक है। तो हम बाकी जो हमारे पास एनर्जी बची है, मतलब हमारे पास जो नेट बचा है, ये जो नेट, ये वाला नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, तो हम इससे क्या करेंगे, अपनी ज़रूरतें पूरी करेंगे बाकी। तो अब प्लांट की ज़रूरत क्या होगी, पहली बात तो ग्रोथ होगी कि भाई हम दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ते जाएं, और डेवलपमेंट भी होगी कि हम बढ़ें तो सही, साथ में अच्छे से डेवलप भी हों, हमारे सारे ऑर्गन सही से काम कर रहे हों वगैरह, डेवलपमेंट भी हो गई। और थोड़ी सी एनर्जी क्या होगी, स्टोर भी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर इस प्लांट को आगे कोई कंज्यूमर खाता है, जैसे मान लो इंसेक्ट ही कोई खा रहा है, तो उस इंसेक्ट में भी तो कुछ एनर्जी मिलेगी, तभी तो हम कहते हैं ना कि हमें खाना खाने से एनर्जी मिलती है। तो उस खाने में एनर्जी कहाँ से आई, वहाँ पहले से स्टोर थी उस खाने में एनर्जी जो कि हमें मिल गई। तो वैसे ही कुछ प्लांट में एनर्जी स्टोर भी तो हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, जिसको आगे जाके कौन खाएंगे, कंज्यूमर खाएंगे। तो ये कंज्यूमर वाली एनर्जी आखिर आ कहाँ से रही है, हमारे इस नेट प्राइमरी प्रोडक्शन से आ रही है। इतना समझ गए। चलो अब हाँ, अब बोलोगे कि हमने इन भाई साहब की फ़ोटो यहाँ पे क्यों लगाई है, वो भी समझते हैं। तो देखो जब भी हमारे एक फूड चेन में कुछ वो होगा ना, जैसे एनर्जी फ्लो होगी तो एक ऑर्डर में होगी। ऑर्डर का मतलब क्या है, जैसे स्टार्टिंग में हमेशा प्रोड्यूसर आएगा। बोले स्टार्टिंग में हमेशा प्रोड्यूसर क्यों आएगा, क्यों, क्योंकि खाना ही तो प्रोड्यूसर बना रहा है। अगर प्रोड्यूसर स्टार्टिंग में आए ही ना, शुरू में खाना बनाए ही ना, तो क्या खाना आगे, एनर्जी आगे जा पाएगी, कभी भी नहीं जा पाएगी। क्योंकि अगर प्रोड्यूसर फूड ही ना बनाए तो आगे एनर्जी कहाँ से जाएगी। तो इसका मतलब हमेशा पहले पहले क्या आता है, प्रोड्यूसर आता है। अब उसके बाद ये भी है एक रूल कि उसके बाद हमेशा आएगा एक हर्बीवोर। हर्बीवोर मतलब जो प्लांट वगैरह खाता हो। अब जो प्लांट वगैरह अगर खा रहा है, अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना हम किसी कार्निवोर को लाएं जो मांस वगैरह खा रहा हो। अब जो मीट खा रहा है ऑलरेडी नॉन वेज है, तो क्या वो पेड़ पत्ते खाएगा, नहीं खाएगा। क्यों खाएगा भाई, तो इसके लिए हमें क्या लाना होगा, हमें पहले एक हर्बीवोर को लाना होगा जो इन पेड़ पत्तों को खाए। तो होगा क्या कि इन पेड़ पत्तों से एनर्जी थोड़ी सी हर्बीवोर में आ जाएगी, एनर्जी थोड़ी सी हर्बीवोर में आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, तो इस हर्बीवोर को कौन खाएगा, एक कार्निवोर खाएगा। कार्निवोर मतलब मांसाहारी, जो भी ऐसे ही खाएगा। अब इसका मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखो मतलब क्या है कि एक ऑर्डर में चला, पहले प्रोड्यूसर, फिर हर्बीवोर, फिर कार्निवोर। मतलब ऐसा तो नहीं हुआ ना कि कार्निवोर यहाँ ऊपर आ गया और हर्बीवोर सबसे पहले आ गया, प्रोड्यूसर सबसे लास्ट में आ रहा है, ऐसा तो नहीं हुआ। मतलब जब भी अगर हम फूड चेन की भी बात करें, अगर हम सिंपल फूड चेन की भी बात करें, तो क्या इसमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर आ रहा है। मतलब हमारे नेचर को भी पता है कि किसको क्या खाना है, नेचर को हमें ये चीज़ पता है। पर भाई साहब, इन भाई साहब को कौन समझाए ये चीज़ कि कब क्या खाना है। भाई साहब कुछ भी, ये देखो देखो, कुछ भी चीज़ एकदम टेस्ट करके बता देंगे ये चीज़ कौन सी है। कोई भी ड्रग दे दो, कुछ भी दे दो भाई, मिस्टर सालुंके है ना ये, हमारे हमारे डॉक्टर सालुंके, हाँ लीजेंड है ये एकदम। कुछ भी बता देंगे भाई टेस्ट करके। तो ये किसके खिलाफ जा रहे हैं, ये नेचर के खिलाफ जा रहे हैं। मतलब ये कभी भी कुछ भी खा रहे हैं, पर नेचर ऐसा नहीं है। अब नेचर डॉक्टर सालुंखे जैसे लेवल तक थोड़ी पहुंच पाया है, नेचर तो अपने लेवल तक है। तो नेचर का क्या है, एक स्पेसिफिक रूल है कि भाई पहले सबसे पहले प्रोड्यूसर आएगा, उसके बाद एक हर्बीवोर आएगा, और उसको क्या उन खाएगा, उसको खाएगा एक कार्निवोर। आ गई ये चीज़, आ गई ना। तो और एनर्जी भी कैसे फ्लो करेगी, पहले प्रोड्यूसर, फिर उसको किसने खाया, हर्बीवोर, फिर उसको किसने खाया, कार्निवोर। ये चीज़ आ गई। अब देखो ये चीज़ समझने से पहले एक फील देता हूँ कि आखिर जब एनर्जी फ्लो करेगी तो किस वे में करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो भी एनर्जी की फ़्लो की बात कर रहा हूँ ना,
वो मैं एनपीपी की बात कर रहा हूँ। मतलब मैंने पहले से ही रेस्पिरेटरी लॉसेस को, जो पहले से ही मेरे रेस्पिरेटरी लॉसेस थे ना, जितनी एनर्जी रेस्पिरेशन में लॉस्ट हो गई है, मैंने उसको पहले से ही कट कर दिया है, उसका मैंने पहले से ही हिसाब कर दिया है। अभी मैं किस चीज़ की बात करूँगा? नेट की बात करूँगा। नेट मतलब जो लेफ़्ट ओवर है, जो जितना हमारे पास बचा है। अभी मैं आगे जितनी भी एनर्जी की बात करूँगा वो सिर्फ नेट की बात करूँगा, ग्रॉस की बात नहीं करूँगा। ठीक है, ये चीज़ आई समझ में? तो यहाँ पे एक फील समझें। तो देखो, मान लो हुआ क्या, ये है हमारी कौन, ये है हमारी प्यारी कौन, बबीता। यहाँ लिख दूँ बी फॉर बबीता। ठीक है, तो ये है हमारी बबीता। अब बबीता को क्या लगा था? बबीता को लॉटरी लगी थी, एक बार मेले में गई थी मेरे साथ। ठीक है, तो बबीता को क्या लग गई? लॉटरी। बोले लॉटरी कितने की लगी? लॉटरी लगी 15,000 की। बहुत अच्छी बात है भाई, 15,000 की लॉटरी लगी। तो हुआ क्या? अभी मान लो ये जो 15,000 है ना, वो क्या है? हमारा जीपीपी है। मान लो ये जो 15,000 है वो क्या है? हमारा जीपीपी है। ठीक है, अब इस 15,000 में से मैंने क्या किया, मतलब मैंने भी क्या, पैसे तो बबीता के थे, तो बबीता ने क्या किया, 5,000 रुपये है ना, 5,000 रुपये है ना, वो क्या कर दिए, बबीता ने डोनेट कर दिए। देख रहे हो कितनी बड़ा दिल है बबीता का। तो बबीता ने क्या किया, 5,000 रुपये डोनेट कर दिए। अब बबीता के पास कितने बचे? बबीता के पास बचे 10,000 रुपये। अब ये जो 10,000 रुपये हैं, तो बबीता पे कितने रुपए बचे? 10,000 रुपये बचे। तो अब ये जो 10,000 रुपये बचे ना, वो क्या होगा? एनपीपी, मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। तो अभी जो भी मैं बात करूँगा इसी एनपीपी के टर्म्स में करूँगा। ये जो 5,000 थे वो डोनेट कर दिए, ठीक है, अब इसकी हम बात नहीं करेंगे। हम किसकी बात करेंगे? इस एनपीपी की बात करेंगे। तो करें बात। तो मान लो ये है हमारी बबीता। ठीक है, ये है हमारी बबीता, सॉरी हमारी नहीं, मेरी, हाँ। तो अब हुआ क्या कि इस बबीता के पास कितने पैसे थे? 10,000 रुपये बचे थे। अब मैं गया बबीता के पास, मैं गया कि मुझे थोड़े से पैसे चाहिए। तो अब हुआ क्या, बबीता सारे के सारे थोड़ी मुझे पैसे दे देगी, 10,000 रुपये थोड़ी दे देगी। तो बबीता क्या करेगी, अपने लिए कुछ ज़रूरत का पैसे अलग कर लेगी। मान लो उसने 2,000 रुपये अपने लिए अलग कर दिए जो कि उसकी ज़रूरत के थे। अब बाकी जो 8,000 थे वो मुझे दे दिए, बिल्कुल दे दिए। अब हुआ क्या कि 8,000 रुपये मेरे पास अभी बचे थे, मतलब बबीता के पास टोटल 10,000 थे, उसने 2,000 अपने पास रख लिए और 8,000 मुझे दे दिए। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मेरे पास मेरा एक गरीब दोस्त आया, उसने मुझे कहा कि भाई मुझे उधार चुकाना है, पैसों की ज़रूरत है मुझे। तो मैंने कहा ठीक है रख ले। अब मैं भी थोड़ी 8,000 सारे के सारे दे दूंगा उसको, मैंने भी कहा कि 2,000 मुझे चाहिए और बाकी जो बचते हैं 6,000 वो मैं तुझे दे देता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, तो मैंने उसको कितने दे दिए? 6,000 दे दिए। 2,000 अपने लिए रख लिए और 6,000 उसे दे दिए। अब उसके बाद उसके पास एक और बंदा आया, एक और दोस्त आया उसी का। उसने कहा कि भाई मैंने 2 साल से कपड़े नहीं खरीदे, मुझे नए कपड़े चाहिए, अब मुझे उसके लिए पैसे चाहिए। तो इसने क्या किया, इसने भी कहा कि भाई मुझे भी तो थोड़े पैसों की ज़रूरत है। तो इसने मान लो 3,000 अपने पास रख लिए, इस 6,000 में से 3,000 अपने पास रख लिए और बाकी बचे हुए 3,000 इसको दे दिए, इस गरीब को दे दिए। अब ये भी खुश और ये भी खुश कि दोनों को पैसे मिल गए। तो अब हुआ क्या, इस गरीब के पास भी इसका एक और इससे भी ज़्यादा गरीब दोस्त आया, एकदम ये तो सबसे गरीब दोस्त है। ये कह रहा है कि भाई मुझे खाना चाहिए, मैंने रोटी नहीं खाई कई दिनों से। उसने कहा ठीक है भाई। तो 2,000 इसने अपने पास रख लिए कि हाँ भाई मुझे थोड़ा ज़रूरत है 2,000 की। तो इसने क्या किया, 2,000 अपने पास रख दिया और 1,000 इसको दे दिए कि भाई जा तू जाके खाना वाना खा ले, अगर 2 दिन से खाना नहीं खाया है। ठीक है, अब ये चीज़ आई थोड़ा समझ में। इसका मतलब क्या हुआ कि बबीता के पास, अभी मान लो, अभी तक तो मैं पैसों की बात कर रहा था, अभी मैं बात करता हूँ एनर्जी की। अभी मैं किसकी बात करता हूँ? एनर्जी की। तो मान लो बबीता के पास 10,000 एनर्जी थी। अब क्या बबीता ने सारी की सारी एनर्जी आगे दी मुझे? नहीं, उसने कुछ अपने पास रख ली, मतलब कुछ कहीं और खर्च हो गई एनर्जी और बाकी बची हुई मुझे मिली। वैसे ही मैंने भी कहीं अपने लिए यूज़ कर लिया, कहीं और खर्च कर ली थोड़ी सी एनर्जी और बाकी की अपने गरीब दोस्त को दे दी। उसके बाद इसने भी क्या किया, 3,000 एनर्जी या तो उसकी थोड़ी सी वेस्ट हो गई और थोड़ी सी उसने यूज़ कर ली और बाकी जो बची उसने आगे दे दी। और इसके बाद इसने भी सेम वैसे किया कि जो बची हुई एनर्जी थी जो इसको नहीं चाहिए थी वो इसने आगे दे दी। यहाँ तक आई ये चीज़ समझ में आई? ये चीज़ आई? अब तो देखो,
अब ये जो एनर्जी जा रही थी, जो यहाँ पे 2000 रुपये बबीता ने यूज़ किए, वो असली में एनर्जी थी। अब वो एनर्जी क्या हुई, वो हीट की फॉर्म में वगैरह ऐसे किसी भी फॉर्म में वेस्ट हो गई। अब बची कितनी एनर्जी, जितनी एनर्जी आगे बढ़ती गई वो आगे वाले लेवल के लिए बढ़ती गई। अब क्या इसको हम एक फूड चेन के एग्जाम्पल में ले सकते हैं? बिल्कुल। तो मान लो हमारे पास एक प्लांट था, ठीक है। अब इस प्लांट को किसने खाया? इस प्लांट को मान लो खाया एक इंसेक्ट ने, ग्रास हॉपर वगैरह कोई भी। और उसके बाद इस ग्रास हॉपर को किसने खाया? एक फ्रॉग ने खा लिया। अब इस फ्रॉग को कौन खाएगा? एक सांप खाएगा, बिल्कुल। और इस सांप को कौन खाएगा? एक हॉक खा जाएगा, ठीक है। तो इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, इसने इसको और इसने इसको। तो अब हमारे पास कुछ जीपीपी बची। जीपीपी मतलब प्लांट में जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, मतलब जीपीपी। तो मान लो वो हमारी थी 15,000। अब यूनिट्स का हमें कोई भी ध्यान नहीं देना कि एनर्जी की कौन सी यूनिट यूज़ करेंगे, उस पर कोई भी ध्यान नहीं देना। हम सिंपल पढ़ रहे हैं कि मैग्नीट्यूड किसका है, 15,000 है इसका। अब मान लो इसमें से 5,000 वेस्ट हो गया, इस 15,000 में से 5,000 वेस्ट हो गया, तो कितना बचा? 10,000 बच गया। अब ये 5,000 किस में वेस्ट हुआ है? क्या ये रेस्पिरेशन में वेस्ट हुआ है? हमने पहले ही पढ़ लिया है कि रेस्पिरेशन में वेस्ट हो गया। और ये जो 10,000 बचा है, क्या मैं इसको एनपीपी कह सकता हूँ? नेट प्राइमरी प्रोडक्शन कह सकता हूँ। तो अब हुआ क्या, जैसे बबीता वाला एग्जांपल था ना, अभी इसी को एनर्जी के फॉर्म में समझते हैं कि मान लो पहले प्लांट के पास एनर्जी थी 10,000। अब कुछ ना कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में जब इस प्लांट को इस इंसेक्ट ने खाया, तो सारी की सारी एनर्जी उस इंसेक्ट में नहीं गई, थोड़ी सी एनर्जी क्या हुई? वेस्ट हो गई। तो मान लो कितनी वेस्ट हुई? 2,000 वेस्ट हो गए और इंसेक्ट के पास पहुंची 8,000। अब इस फ्रॉग ने इंसेक्ट को जब खाया तो ये 8,000 की एनर्जी तो नहीं जाएगी उसमें, थोड़ी सी किसी हीट की फॉर्म में या डीके होने की वजह से कोई ना कोई एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। अब ये जो एनर्जी वेस्ट हुई, तो इसका मतलब 8,000 सारी नहीं जाएगी। तो फॉर एग्जांपल मान लो, फॉर एग्जांपल 6,000 इसके पास पहुंच गई। अब इस 6,000 में से मान लेते हैं 3,000 वेस्ट गई और 3,000 आगे पहुंची स्नेक के पास। और वैसे ही हम मान लेते हैं कि 2,000 वेस्ट हो गई यहाँ से भी और 1,000 पहुंची आगे हॉक के पास। इसका मतलब क्या है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं एनर्जी उतनी कम होती जा रही है। और हर स्टेप में, जैसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, हर स्टेप में क्या हो रही है? एनर्जी थोड़ी थोड़ी क्या हो रही है? लॉस हो रही है। किस फॉर्म में? मान लो कभी हीट की फॉर्म में, कभी किस फॉर्म में, कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस्ट हो रही है। ये चीज़ आ गई समझ में? इस चीज़ की फील आ गई? 2 एग्जाम्पल से करा, एक बबीता वाला और एक फूड चेन वाला। आ गई फील? तो अब आते हैं इस चीज़ में। ये टेबल काफ़ी परेशान करती है, तो अब आओ इस टेबल की फील समझते हैं। देखो, सबसे नीचे क्या है? हमारा सन है। तो सन से क्या हुआ? एनर्जी आई। सन से क्या हुई? एनर्जी आई प्लांट्स पे। अब प्लांट्स ने क्या करा कि प्लांट्स ने खाना बनाया, प्रोड्यूसर हैं प्लांट्स। तो मान लो ये जो 20,810 कैलोरी लिखा हुआ है ना, वो प्लांट का क्या है? वो है प्लांट का जीपीपी। वो क्या है? प्लांट का जीपीपी। मतलब प्लांट ने टोटल इतनी एनर्जी बनाई। इनको याद नहीं रखना है, सिर्फ ये फील के लिए हैं टेबल्स। टेबल का मतलब समझना है। अब हुआ क्या, इस एनर्जी में से ये है ना, ये 11,977 कैलोरीज, मतलब 11,977 कैलोरीज, ये है हमारी क्या? ये है हमारी रेस्पिरेटरी लॉसेस। मतलब ये एनर्जी हमारी वेस्ट हो गई किस में? रेस्पिरेशन में वेस्ट हो गई, ठीक है। टोटल इतनी थी, इतनी वेस्ट हो गई। तो बची कितनी? बची ये वाली, इतनी बच गई। अब ये जो एनर्जी बच गई है, ये जो एनर्जी बच गई है, ये क्या है हमारे पास? एनपीपी है। ये हमारे पास क्या है? दूसरा कलर ले लेता हूँ ना यहाँ पे, कोई डार्क सा। कौन सा लूँ, कौन सा लूँ? ये ले लूँ। तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे एनपीपी बचा हमारे पास। अब हमने यहाँ पे भी देखा, ये जो एनपीपी है, क्या इससे भी पूरी की पूरी एनर्जी आगे जाती है? नहीं, थोड़ी तो वेस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे देखो हुआ क्या कि इस एनपीपी से यहाँ पे कुछ एनर्जी वेस्ट हो गई। क्यों? क्योंकि जब मान लो प्राइमरी कंज्यूमर एक हर्बीवोर आया, उसने प्लांट को मार दिया। अब खाने से पहले, मतलब जब वो उसको खाएगा तो प्लांट मरेगा ही ना। तो उस मरने में क्या हुआ? कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट हो गई, कुछ हीट की फॉर्म में निकल गई, या कुछ डीके ऐसे सड़ा गला मैटर, इस सब में वेस्ट हो गई इतनी एनर्जी। अब अगर इसमें से इतनी एनर्जी वेस्ट हो गई तो बची कितनी? क्या हमारे पास इतनी एनर्जी बच गई?
और ये जो बची हुई एनर्जी है, ये जो बची हुई एनर्जी है, जैसे इस एग्जांपल में ये जो बची हुई एनर्जी है, क्या ये अगले लेवल पे आ गई, इंसेक्ट को मिल गई? तो वैसे ही क्या यहाँ पे हर्बीवोर को मिल जाएगी ये वाली एनर्जी? बिल्कुल। तो ये क्या हुआ, ये हर्बीवोर की क्या हुई, ये हर्बीवोर की हुई ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन जीपीपी। अब इसमें भी कुछ रेस्पिरेटरी लॉसेस होंगे, यहाँ पे दिख रही है, ये रेस्पिरेटरी लॉसेस दिख रही हैं, यहाँ पे भी कुछ वेस्ट हो जाएगी। अब ये रेस्पिरेटरी लॉसेस गए, उसके बाद यहाँ पे कुछ एनर्जी बची इसकी, इसको हम क्या बोलेंगे, एनपीपी। ठीक है, अब इस एनपीपी में से भी क्या कुछ एनर्जी वेस्ट होगी? बिल्कुल हो रही है, दिख भी रही है हमें। अब जितनी एनर्जी वेस्ट हो गई, एनपीपी से भी जितनी एनर्जी वेस्ट हो गई, तो क्या जब बाद में ये वाली जो एनर्जी बचेगी, देखो इसमें से 2000 वेस्ट हो गई, ये जो जितनी एनर्जी बनी, क्या ये फ्रॉग के लेवल तक गई, मतलब नेक्स्ट लेवल पे गई? बिल्कुल। तो क्या ये जो एनर्जी इसको भी लॉस होने के बाद बच जाएगी, क्या ये अगले लेवल पे जाएगी, सेकेंडरी कंज्यूमर या तो कार्निवोर्स पे जाएगी ना? तो मान लो हमारे पास इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी आ गई, बिल्कुल। तो ये वाली जो एनर्जी है इसकी, ये क्या है, ये है हमारी जीपीपी, मतलब इसके पास टोटल इतनी एनर्जी आई है। अब क्या ये भी रेस्पिरेशन करेगा? बिल्कुल। तो इसमें से भी कुछ एनर्जी रेस्पिरेशन के फॉर्म में लॉस हो जाएगी, हो गई। तो अब रेस्पिरेशन में से जितनी एनर्जी लॉस हो गई, उसके बाद कितनी बची, उसके बाद क्या बची हमारे पास, क्या एनपीपी बच जाएगी? बिल्कुल। अब एनपीपी से भी क्या कोई ना कोई एनर्जी लॉस होती है, हर बार होती है, ये चीज़ हमने पढ़ी है। अब एनपीपी से भी, जैसे ये एनपीपी से भी कुछ एनर्जी लॉस हो गई, तो क्या वो वाली एनर्जी यहाँ तक आ गई? आ गई, मतलब अगले लेवल पे आ गई। तो यहाँ से भी कुछ एनर्जी तो लॉस हो गई, उसके बाद वो एनर्जी नेक्स्ट लेवल पे आ गई। तो ऐसे ही हर स्टेप पे क्या होगा, हर स्टेप पे अगर मैं एक ओवरव्यू दूँ, हर स्टेप पे क्या होगा, पहले जीपीपी बनेगी, उसमें से कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे, लास्ट में हम कहेंगे एनपीपी बच गई। अब इस एनपीपी से भी माइनस कुछ एनर्जी मान लो हीट की फॉर्म में वगैरह वगैरह लूज हो जाएगी। तो अब ये जो हीट की फॉर्म में या डीके, जैसे मान लो एक शेर ने मारा किसको, हिरण को, तो उसमें क्या हुआ कि कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, सारी की सारी एनर्जी तो मिलेगी नहीं शेर को, तो कुछ ना कुछ मान लो एनर्जी ऐसे हीट वगैरह की फॉर्म में लॉस हो गई। तो ये जो आगे एनर्जी बच जाएगी ना, वो वाली एनर्जी क्या होगी, एनर्जी फ्लोज टू नेक्स्ट लेवल, मतलब ये वाली एनर्जी क्या होगी, आगे फ्लो होगी, जैसे हर्बीवोर से कार्निवोर वगैरह ये सब कुछ। तो ये वाली एनर्जी क्या होगी, आगे जाके फ्लो होगी। इसका मतलब क्या हमने यहाँ पे हर स्टेप में सेम चीज़ करी? अभी सिर्फ देखना कि मैं कहाँ कहाँ मार्क कर रहा हूँ, कि क्या मेरे पास पहले जीपीपी आई, फिर मैंने कुछ रेस्पिरेटरी लॉसेस हटा दिए, फिर क्या मेरे पास एक एनपीपी आ गई, फिर उसमें से भी कुछ एनर्जी वेस्ट हो गई, और जो एनर्जी वेस्ट हो गई क्या वो फिर जो बची थी हमारे पास एनर्जी वो नेक्स्ट लेवल पे गई? हाँ चली गई। उसमें से भी कुछ ना कुछ एनर्जी रेस्पिरेटरी लॉसेस में वेस्ट हो गई, तो क्या हमारे पास एक और एनपीपी आ गया? बिल्कुल। अब उस एनपीपी से भी कुछ एनर्जी वेस्ट हो गई, लेकिन कुछ एनर्जी आगे तक गई, तो हम आगे वाली इस एनर्जी को क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे जीपीपी वापस से। अब इस जीपीपी में से भी कुछ एनर्जी वेस्ट हो गई, हो गई। उसके बाद से क्या बचा हमारे पास, ये एनपीपी बचा। अब इस एनपीपी से भी कुछ एनर्जी वेस्ट हो गई, तो जो बाकी जो एनर्जी बची जो वेस्ट नहीं हुई थी वो आगे गई नेक्स्ट लेवल पे। इसका मतलब ऐसे ही ये साइकिल बढ़ता जाता है। वैसे ही ये सेम डायग्राम है, बस अलग फॉर्मेट में दिया है कि सन से एनर्जी आई, यहाँ एब्जॉर्ब हुई, फोटोसिंथेसिस हुआ, और फिर क्या करा, हमारे जीपीपी ग्रॉस प्रोडक्शन बना दिया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, उसके बाद यहाँ पे नेट प्रोडक्शन दिया हुआ है कि जितनी एनर्जी हमारी बच गई रेस्पिरेटरी लॉसेस के बाद। तो अब ये जितनी एनर्जी हमारे पास बची, उसमें से भी कुछ तो डेथ वगैरह में वेस्ट हो जाएगी, और जो बाकी एनर्जी बची क्या वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी? बिल्कुल। तो ऐसे ही करके कुछ ना कुछ एनर्जी पहले रेस्पिरेशन, देखो एनर्जी लॉस हो कहाँ रही है, पहली तो एनर्जी हो रही है किसमें, रेस्पिरेशन में लॉस हो रही है, किससे, जीपीपी में से, रेस्पिरेशन लॉस फ्रॉम जीपीपी। और दूसरी एनर्जी कहाँ लॉस हो रही है, दूसरी एनर्जी लॉस हो रही है डेथ के टाइम पे, डेथ के टाइम पे। और कहाँ से रिलीज़ हो रही है ये वाली एनर्जी, एनपीपी से भी। ये चीज़ आ गई समझ में कि जो डेथ वाली एनर्जी है वो कहाँ से रिलीज़ हो रही है, एनपीपी से। और ये जो रेस्पिरेशन वाली एनर्जी है जो लूज़ हो रही है वो कहाँ से लूज़ हो रही है, जीपीपी में से। और ये जो एनर्जी यहाँ से डेथ वाली निकल गई, बाकी जो जितनी बच जाएगी ना नेट एनर्जी, जो और एनर्जी बच जाएगी हमारे पास लास्ट में, वो क्या करेगी, वो फ्लो करेगी अगले लेवल पे। क्या ये चीज़ समझ में आ गई कि ये देखो
एक रेस्पिरेशन में लॉस्ट हुई, एक डेथ में लॉस्ट हुई, और जो बाकी बची वो आगे फ्लो कर गई। वैसे ही सिमिलरली रेस्पिरेशन में लॉस्ट हुई, डेथ में लॉस्ट हुई, जो आगे बची वो आगे फ्लो कर गई। क्या सेम चीज़ है? बिल्कुल। अब एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट आता है, क्या एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एनर्जी फ्लो इज लीनियर। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज लीनियर भी कह सकते हैं, या तो वन डायरेक्शन भी कह सकते हैं। वन डायरेक्शन का मतलब क्या है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये जो एनर्जी हमारी लॉस हो गई, ये जो एनर्जी मान लो हमारी लॉस्ट हो गई, ये वापस से यहाँ पे आ जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब जो एनर्जी एक बार के लिए लॉस्ट हो गई वो क्या वापस आ सकती है? नहीं आ सकती। तो इसका मतलब क्या है? क्या ये हमेशा ऐसा ऐसा चलता रहेगा? क्या कभी ऐसा होगा कि ये वापस ऐसा आ जाए? जैसे इसको एक बार मिटा देता हूँ। क्या हमेशा ऐसा होगा कि एनर्जी ऐसे में ही फ्लो करे, ऐसे ऐसे ही जाए? जैसे एरोज भी दिख रहे होंगे, ऐसे ऐसे एरोज दिख रहे हैं ऐसे। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये लॉस्ट वाली एनर्जी वापस यहाँ आ जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी जब भी फ्लो करेगी एक ही डायरेक्शन में करेगी, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन में करेगी। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो एनर्जी फ्लो होती है ना इकोसिस्टम में, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लीनियर, या तो वन डायरेक्शनल। ये चीज़ आ गई। अब इसके बाद है एक हमारी लास्ट चीज़ है, बस उसके बाद हो जाएगा लेक्चर ख़त्म। तो अब हमारे पास आ गया एप्लीकेशंस ऑफ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और एप्लीकेशन हमें कहाँ करना है? इकोसिस्टम में करना है, एनर्जी फ्लो में करना है। तो अब देखो, हमने ये वाला लॉ तो बस पहले से पढ़ा हुआ है, जो कि है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बस नाम नहीं सुना होगा पर हमने पढ़ा हुआ है कि जो एनर्जी होती है वो ना तो क्रिएटेड होती है ना तो डिस्ट्रॉयड होती है, वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है एक फॉर्म से अदर फॉर्म। जैसे हुआ क्या था कि प्लांट ने सन की लाइट एनर्जी को किस में बदल दिया था? ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदल दिया था, मतलब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया था। बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो लाइट एनर्जी आई वो कहीं वेस्ट नहीं हुई, वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गई? केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गई। ये चीज़ पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये लॉ। तो देखो अब हम आते हैं हमारे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझता हूँ। जैसे मान लो अगर ये तुम हो, ठीक है। अब तुमने मान लो आज का प्लान बनाया कि आज तुम्हें 8 घंटे पढ़ाई करनी है, पर हुआ क्या? आइडियली क्या हुआ? देखो तुमने आइडियली सोचा था कि 8 घंटे पढ़ेंगे, पर प्रैक्टिकली क्या हुआ कि 2 आवर्स क्या हो गए? 2 घंटे हमारे वेस्ट हो गए, और जो बाकी 6 घंटे थे हमने उनमें पढ़ा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम कभी भी प्रैक्टिकली बात करते हैं ना, तो 100% एफिशिएंसी तो होती ही नहीं है। 100% एफिशिएंसी कभी भी नहीं हो सकती। तो कुछ ना कुछ एनर्जी, जैसे अगर हम एनर्जी की बात करें तो कुछ ना कुछ एनर्जी हमेशा वेस्ट हो जाती है। या जैसे हम इस केस में टाइम की बात करें तो कुछ ना कुछ टाइम क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है कहीं ना कहीं। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता क्या है कि जब भी हम एनर्जी को किसी काम में लगाते हैं ना, किसी वर्क करने में लगाते हैं, तो उसका कुछ पार्ट तो हमेशा कन्वर्ट हो जाएगा यूज़फुल फॉर्म में, मतलब हमें जिस फॉर्म ऑफ एनर्जी चाहिए, पर उसका थोड़ा सा पार्ट क्या हो जाएगा? हीट की फॉर्म में। हीट की फॉर्म में क्या हो जाएगा? हीट कैसे? जैसे फ्रिक्शन हो गया या रेडिएशन हो गया, इस फॉर्म में लॉस्ट हो जाएगा। जैसे हमने एक एग्जांपल हम देखते होंगे कि अगर हम मान लो कुछ रबिंग कर रहे हैं, कोई दो ऑब्जेक्ट्स की रबिंग कर रहे हैं, तो वो कुछ टाइम के बाद गर्म हो जाते हैं। वो गर्म क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे हीट एनर्जी बनती है। तो वो हीट एनर्जी की फॉर्म में क्या होता है? थोड़ी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। जैसे मान लो हम बॉल को ऊपर से नीचे फेंकें, तो जब बॉल नीचे टकराता है क्या वो आवाज़ करता है? बिल्कुल। तो इसका मतलब ये जो ऊपर से नीचे तक इसकी काइनेटिक एनर्जी आ रही थी ना, और जब वो नीचे टकराई तो इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी, सारी नहीं, कुछ काइनेटिक एनर्जी किस में चली गई? साउंड एनर्जी की फॉर्म में वेस्ट हो गई। क्यों? क्योंकि बॉल की हमें आवाज़ आती है ना कि बॉल कब नीचे टक्कर खाई, कब बॉल बाउंस करी, हमें आवाज़ आती है ना। तो ये आवाज़ वही एनर्जी से आती है जो हमारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी थी। तो इसका मतलब ये है कि जब भी एनर्जी को हम कोई सी काम में लगाएंगे तब तक क्या होगा? कोई ना कोई जो हमें यूज़फुल काम चाहिए वो तो होगा, पर साथ में कोई ना कोई एनर्जी थोड़ी बहुत वेस्ट भी हो जाएगी हीट वगैरह की फॉर्म में। तो आ गई ये सारी चीज़ें समझ में? तो ठीक है, चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का थैंक यू। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।